हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री को। आईसीएसई बोर्ड का हम लोग पढ़ रहे थे और चैप्टर कौन सा था? मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। तो उसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे एवोगाड्रो नंबर पढ़ लिए थे, है ना। उससे रिलेटेड एटम्स के बारे में पढ़े थे, फिर एटॉमिसिटी भी देखे थे, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हो गया, फिर रिलेटिव मॉलिकुलर मास भी देखे, ग्राम एटॉमिक मास देखे, ग्राम मॉलिकुलर मास देखे। ये सब जो टॉपिक जो था ना, पीछे के वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस चीज़ में आपका मूल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बट उसको हम दूर करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, तो आराम से समझिएगा, आसान सा चीज़ है और इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आता है। क्वेश्चंस अगर पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के ना, तो स्टूडेंट्स लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वो क्वेश्चंस को भी हम पूरा का पूरा कवर करेंगे, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर पूरा का पूरा मूल कॉन्सेप्ट का अच्छा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चलिए मोल कॉन्सेप्ट में होता है क्या। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है मोल को समझना। ठीक है ना, मोल आखिर क्या होता है। अब मोल जो होता है ना, वो है, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसी से हम लोग रिलेट करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स क्या है भाई? तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का कलेक्शन ही मोल कहलाता है। जैसे जैसे हम बोल सकते हैं 1 डजन में हम लोग क्या पढ़ते थे? 12 थिंग्स। तो 12 थिंग्स का जो कलेक्शन होगा, 12 चीज़ का जो कलेक्शन होगा, उसको हम लोग 1 डजन बोलते थे। तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का कलेक्शंस को हम लोग मोल बोलेंगे। उसी तरीके से 20 थिंग को 1 स्कोर बोलते थे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग 1 मोल बोलेंगे। 144 थिंग्स को 1 ग्रॉस बोलते थे, उसी तरीके से 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को 1 मोल बोलेंगे। तो सेम चीज़ है, बस ध्यान में आपको यही चीज़ रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा? 1 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसको दिमाग में रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेट हो जाता है हम लोग का एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर को भी समझ लेते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर क्या है? इसको सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं एन, और फिर नीचे राइट साइड डाउन कॉर्नर में हम लोग लिखते हैं एन ए। ठीक है, अब ये एवोगाड्रो नंबर है क्या? अब देखिए, सिंपल सा चीज़ है, इसको मतलब बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स। अब इसमें दो तीन चीज़ आ रहा है, एक 12 ग्राम आ रहा है, C12 आ रहा है, आइसोटोप्स आ रहा है, ये चीज़। तो इसको समझ लेते हैं। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स। सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आइसोटोप्स क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास जो होता है ना, वो डिफरेंट हो जाता है। बहुत सारा चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में 2 आइसोटोप्स का नाम बताना है, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो C12 यानी कि कार्बन 12 का 12 ग्राम में जितना भी पार्टिकल, जितना भी एटम्स होगा, उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं एवोगाड्रो नंबर, यानी कि Na। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है। एक्चुअली ये जो नंबर जो है ना, 12 ग्राम C12 आइसोटोप्स का नंबर ऑफ एटम्स है। 12 ग्राम C12 अगर हाथ में हम लोग लेते हैं और उसका एटम्स को काउंट करने का स्टार्ट करते हैं, और काउंट करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स तक। तो बोलेंगे कि हाँ, वो एवोगाड्रो नंबर है। क्लियर है? अब इससे आसान क्या ही हो सकता है? मतलब ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिए कि हम लिए कार्बन 12 का आइसोटोप्स हाथ में, जो कि 12 ग्राम है, और उसको उसमें एटम्स को काउंट करना स्टार्ट किया। आपको लग रहा होगा कि हाँ, अरे एटम्स को तो काउंट करना ही पॉसिबल नहीं, देख सकते हैं ही नहीं, तो काउंट कैसे करते हैं? मान लेते हैं कि अगर उसको काउंट करते हैं तो हम लोग का काउंटिंग कहाँ तक जाएगा? दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स तक। सिंपल सी बात है। ठीक है, यही चीज़ है हमारा एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर को और भी क्या डिफाइन कर सकते हैं? एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट। अब यूनिट के फॉर्म में है, अगर ये नंबर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोई भी चीज़ हो सकता है, चाहे वह एटम हो जाए, चाहे वह आयंस हो जाए, चाहे वह मॉलिक्यूल्स हो जाए, है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 1 मॉलिक्यूल्स किसी चीज़ का, तो हम लोग बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। उसी तरीके से 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। उसी तरीके से 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जैसा कि हम लोग बोलते भी आ रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ एटम दैट इज
6.022, फिर 1 मोल ऑफ आयंस दैट इज 6.022 और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज एवोगाड्रो नंबर, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान में अच्छे से सुनिए, एक दो बार आप सुनिएगा ना, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये एवोगाड्रो नंबर। क्लियर? चलिए अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं अलग अलग चीज़ में, अब एटम से, मॉलिक्यूल से, ठीक है ना, फिर हम लोग मोलर वॉल्यूम से रिलेट करके एवोगाड्रो नंबर को पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मोल ऑफ एटम्स। अगर 1 मोल ऑफ एटम का बात करते हैं तो हम लोगों को तो पता है 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब ये एटम किसी चीज़ का हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल ले लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा भाई, कितना एटम होगा अगर 1 मोल उठाते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और ये इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 16 ग्राम के बराबर, मतलब 16 ग्राम। जैसे कार्बन में 12 ग्राम ले रहे थे, उसी तरीके से कि अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लेते हैं और उसका वजन कितना है, 16 ग्राम है, तो उसमें अगर हम काउंटिंग करेंगे, एटम निकालेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा हमको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, अगर मॉलिक्यूल में आते हैं, ये था एटम से रिलेटेड, अब आते हैं मॉलिक्यूल से। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, और उसी में हो जाएगा हमारा ग्राम मॉलिकुलर मास। जैसे इसमें ग्राम एटॉमिक मास हम लोग देखें, उसी तरीके से हम इसमें ग्राम मॉलिकुलर मास देख लेते हैं। एग्जाम्पल उठा ले, 1 मोल ऑफ H2O दैट इज वाटर। अगर हम बात करते हैं H2O, 1 मोल ऑफ H2O में कितना मॉलिक्यूल ऑफ H2O होगा, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, और ये इक्वल कितने का हो जाएगा, 18 ग्राम का, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का हम लोग वाटर का अगर मॉलिकुलर मास निकालते हैं तो 18 ग्राम आता है। कैसे, वो भी देख लीजिए। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 2 हो गया, ठीक है, और प्लस, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और प्लस कितना हो गया, 2, 18 हो गया, तो ये 18 ग्राम हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ O2। तो 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। सिंपल सा चीज़ है। तो और इसमें कितना हो जाएगा, दैट इज 32 ग्राम, 32 ग्राम। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, और यहाँ पर 2 एटम, 2 मॉलिक्यूल, 2 के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हो गया 16 2 32 ग्राम। तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू GMM, दैट इज ग्राम मॉलिकुलर मास, और इसमें ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोल एंड मोलर वॉल्यूम, ये दोनों कैसे रिलेट करता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम को जान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। अगर मान लीजिए हम 1 मोल ऑफ गैस ले लेते हैं, ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्सीजन अगर रखते हैं कहीं पर, वो जितना एरिया कवर करता है, मतलब जितना जगह घेरता है, दैट इज द वॉल्यूम, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस दैट इज मोलर वॉल्यूम, ध्यान में रखिएगा। तो अगर इससे रिलेट करते हैं तो हमारा नंबर्स क्या आएगा, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो वो कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा भाई, तो वॉल्यूम को हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब बोल लीजिए, चाहे लीटर बोल लीजिए, तो 22.4 लीटर। और अगर मिलीलीटर में आते हैं तो 22,400 मिलीलीटर एट STP, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट्स वीडियो भी है, अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा STP में क्या क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। ठीक है, चलिए, दिस इज नोन एज द मोलर वॉल्यूम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोलर वॉल्यूम से भी न्यूमेरिकल्स होगा, वो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि न्यूमेरिकल्स के लिए, मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करने के लिए हम पूरा बुक का जो भी क्वेश्चन होगा हम वो सब बनाकर आपको, ठीक है, वीडियो में डाल देंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। तो अगर इतना सारा चीज़ पढ़ लिए, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एटम से रिलेट किए, हम लोग वॉल्यूम से रिलेट किए, हम लोग मॉलिक्यूल से रिलेट किए, तो इस सबको अगर कंबाइन करते हैं तो हमारा एक चीज़ निकल कर आता है। सो वी कैन से दैट 1 ग्राम मॉलिकुलर मास, और ग्राम एटॉमिक मास भी डाल सकते हैं, इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल उसी को बोल रहे हैं, कितना मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और ये इक्विवेलेंट जा रहा है कितना, 22.4 लीटर एट STP, मतलब ये इतना जगह घेर रहा है। तो सब एक दूसरे से मैच हो गया। एक अच्छा एग्जांपल ले लिया, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड।
ठीक है, SO2। SO2 में अगर हम मान लीजिए SO2 का 1 मोल ले लेते हैं, तो 1 मोल दैट मीन्स कितना, 64 ग्राम। क्यों 64 ग्राम? क्योंकि सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 गुना 2 32 हो गया, 32 और 32 64 ग्राम हो गया। तो ये तो हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोल बराबर हो गया, अब इसमें कितना क्या वॉल्यूम होगा भाई, तो 22.4 लीटर एट STP। और इसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा भाई, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, इतना। तो ये एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग को रिलेट करना है। कभी इसका इससे रिलेट करेंगे, कभी इसका इससे रिलेट करेंगे, कभी इसका इससे रिलेट करेंगे, कभी इसका इससे रिलेट करेंगे। ऐसा ही कॉम्बिनेशन के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ तो था SO2 मॉलिक्यूल। अगर इसका एटम्स का अलग अलग बात करते हैं तो सल्फर एटम मेरा कितना एटम होगा टोटल सल्फर का, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। क्लियर हो गया? तो यहां तक आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। ये था मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक एक चीज एक एक लाइन में जब समझाएंगे ना तो आपको एकदम पूरे तरह से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम डायमंड के भांति क्लीन। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हम लोग आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ के लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप लास्ट वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर लास्ट वीडियो देख लीजिए, वो ऑलरेडी बना हुआ है एवोगाड्रोस लॉ में क्या क्या था वो। अब एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि आखिर एवोगाड्रोस लॉ का एप्लीकेशन क्या आगे यूज क्या होता है। अब देखिए, जो एवोगाड्रोस लॉ जो है ना, एवोगाड्रोस लॉ जो है वो क्या करता है ना, वो गै-लुसाक लॉ को भी मतलब एक्सप्लेन करता है ना। मतलब एवोगाड्रोस लॉ जो है ना वो गै-लुसाक लॉ को भी बताता है। कैसे बताता है भाई, वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल मेरे पास है कि हाइड्रोजन हम लिए हैं, क्लोरीन लिए हैं और हम लोग बनाए क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये बना है। तो हाइड्रोजन मेरा 1 वॉल्यूम है, क्लोरीन मेरा 1 वॉल्यूम है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो आया मेरा 2 वॉल्यूम है। हम लोग गै-लुसाक लॉ से क्या जानते हैं, वो सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए, तो 1:1:2 के फॉर्म में हो गया बाई गै-लुसाक लॉ। ठीक है, ये हो गया। अगर मॉलिक्यूल्स में देखा जाए तो ये n मॉलिक्यूल्स है, ये भी n मॉलिक्यूल्स है। हमको कितना मॉलिक्यूल मिल रहा है, हमको 2n मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो ये भी मेरा रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 का रेशियो में। तो हम बोल सकते हैं बाई एवोगाड्रोस लॉ, ये वाला एवोगाड्रोस लॉ, क्योंकि उसमें हम लोग को मॉलिक्यूल्स और एटम्स दिखाना होता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ये जो एवोगाड्रो लॉ जो है वो क्या करता है, गै-लुसाक लॉ बोलने में थोड़ा सा हो जाता है, गै-लुसाक लॉ को भी एक्सप्लेन करता है। ये हो गया पहला एप्लीकेशन। दूसरा, एवोगाड्रोस प्रिडिक्ट एटॉमिसिटी। एवोगाड्रोस क्या करता है ना, वो एटॉमिसिटी को भी प्रिडिक्ट कर देता है, मतलब एटॉमिसिटी बता देता है कि अच्छा ये मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है मेरे पास, क्लोरीन है और 2HCl है, तो 1 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम हमको मिला बाई गै-लुसाक लॉ। ये हो गया। अगर हम मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर जाते हैं तो x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, x कुछ भी हो सकता है, फिर x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, अगर ये दोनों को मिला रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हम लोग को, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहा है। इसका मतलब हम लोगों को एटॉमिसिटी कितना मिल रहा है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहा है, दैट मीन्स कि एटॉमिसिटी उसका कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे हम लोग मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक पढ़ते थे, तो अगर हम लोग एटॉमिसिटी 2 में देख लें तो डायटॉमिक में देख ले रहे हैं, तो डायटॉमिक में क्या करते थे, Cl2 लिखते थे, है ना। तो Cl2 2 ठो मिलता था, इसमें HCl हमको कितना मिल रहा है, 2 ठो मिल रहा है, तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये जो एवोगाड्रोस जो है ना वो एटॉमिसिटी को भी प्रिडिक्ट कर देता है। वेरीफाई हो गया। चलिए थर्ड नंबर में आते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। एवोगाड्रोस जो होता है ना वो मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी डिटरमाइन करके देता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन चिड़िया का नाम है भाई, तो वो भी देख लेते हैं। इट इज अ केमिकल फार्मूला विच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ये एक केमिकल फार्मूला है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है कोई भी कंपाउंड में, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब मान लीजिए अगर हम बात कर लेते हैं CO2 चाहे CaCO3 बात कर लेते हैं तो उसमें हमको बताएगा कि हाँ कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऐसे करके बताता है। तो इट इज द केमिकल फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे भाई। तो अगर मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है और हम लोग बनाए क्या, हम लोग का बना क्या, अमोनिया। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम मिल गया। ये तो था गै-लुसाक लॉ के थ्रू। अगर हम लोग आते हैं एवोगाड्रोस लॉ के, तो 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, 1n मॉलिक्यूल जिसको बोल सकते हैं, चाहे 1 मॉलिक्यूल बोल लिए, 3 मॉलिक्यूल्स बोल लिए। यहाँ पर हमको कितना मिला, 2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज फिर यहाँ पर हम लोग, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हो गया, पार्टिकल्स बोल सकते हैं n नंबर।
अगर हम लोग एटम्स के बेसिस पर आते हैं तो 2 एटम है ना नाइट्रोजन का। फिर अगर हाइड्रोजन के बेसिस पर आते हैं तो 3 2 जा टोटल 6 एटम हो गया, और NH3 हमको कितना मिल गया, 2 मॉलिक्यूल मिल गया। अगर इसको भी हम लोग सिंपलेस्ट करते हैं तो 1 3 और 1, और सिंपलेस्ट रेशियो में आ रहा है, दैट मीन्स कि ये किसको लेके जा रहा है, कहाँ पर लेके जा रहा है, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी गैस रिएक्शंस करता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रिएक्ट करता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिएक्ट करता है, बशर्ते कि उसका कंडीशन सेम होना चाहिए, सेम टेम्परेचर प्रेशर ये सब कंडीशन वगैरह सेम होना चाहिए। तो 1 3 1 ये भी सिंपलेस्ट में आ रहा है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो अगर 1 हमारा नाइट्रोजन मिल रहा है, 3 हमारा हाइड्रोजन मिल रहा है, और हमको एक मॉलिक्यूल मिल रहा है किसका, अमोनिया का, तो हम लोग ऐसा इसको फार्मूला लिख सकते हैं। एक्चुअली ना इस टॉपिक को, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला को ना रिलेट करके एक नया टॉपिक ही बुक में दिया गया है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में। जैसा कि उसमें बताया गया है क्या भाई, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो गया, फिर फाइंडिंग एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, ये सब चीज़ से रिलेटेड वो हम लोग देखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, ये सब सारा चीज़ अलग से देख लेंगे। ये था सिर्फ और सिर्फ कि एवोगाड्रोस कैसे इस चीज़ को आगे लेके जा रहा है, यानी कि इस चीज़ को बता रहा है। क्लियर हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ध्यान में रखिएगा। Last but not least, it establishes the relationship between relative vapor density and relative molecular mass. ये जो एवोगाड्रोस लॉ जो है ना, वो क्या करता है ना, वो रिलेशनशिप क्रिएट करता है किसके बीच में, रिलेटिव वेपर डेंसिटी RVD और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM के बीच में। चलिए कैसे, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि रिलेटिव वेपर डेंसिटी क्या होता है। रिलेटिव वेपर डेंसिटी क्या होता है, द रेशियो बिटवीन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस और वेपर एंड हाइड्रोजन अंडर सेम कंडीशन और STP, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये रेशियो है किस चीज़ का भाई, RVD इज द रेशियो बिटवीन किसका, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि 1 मॉलिक्यूल अगर कोई ले रहे हैं गैस, तो मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन उठा रहे, हाइड्रोजन को हमेशा बेसिस माना जाता है, क्यों, क्योंकि एक बेसिक चीज़ भी तो उठाना होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन को लिया जा रहा है एक पहले कार्बन को लिया जाता था आई थिंक सो, तो अब हाइड्रोजन को लिया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही प्रिसाइजली सब कुछ बता देता है, मतलब हाइड्रोजन से क्लोज रहते हैं, है ना, ऐसा कुछ है। तो RVD इज इक्वल टू कितना हो गया, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस दैट इज बाई मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को यहाँ बेस माना गया है ना। चलिए, तो अगर हम लोग अगर उसको फॉर्मूला के फॉर्म में अगर लिखते हैं, थोड़ा सा डेराइव करते हैं, तो RVD यानी कि रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और बाई मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऐसा क्यों लिए, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा एग्जिस्ट करता है 2 एटम्स के साथ, यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन ऑलवेज इन 2 एटम्स। क्लियर है। तो RVD फिर क्या हो गया, RVD इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो ऊपर है, तो जब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है तो इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन लिख देंगे, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन कर दिए। अब इधर हो गया LHS और इधर हो गया RHS, ठीक है, ये हो गया RHS। अब दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, इंटू 2 और इंटू 2 कर देते हैं। तो जब करते हैं तो क्या होता है, मेरा 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, इधर 2 इंटू RVD आ गया, और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बाई मास ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको क्या बोलते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और बाई मास ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो 2 और 2 हटाकर ये जो बचा है हमारे पास, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख दिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो 2 इंटू RVD इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो हम इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, शॉर्ट मतलब एब्रिविएटेड फॉर्म में, RMM इज इक्वल टू 2 इंटू RVD, मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होगा ना, रिलेटिव वेपर डेंसिटी का डबल होगा, ये ध्यान में रखना होगा। एग्जाम्पल ले लिए, अगर रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोरीन 35.5 है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन का कितना होगा, दैट इज 71, 2 इंटू 35.5 71, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला कुछ कॉन्सेप्ट है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। 1-2 बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं, और या तो कुछ और थ्योरम होगा, चाहे कुछ और थ्योरी होगा, उसको भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद स्पेसिफिकली एक वीडियो हम पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स के लिए बना देंगे, ताकि उसमें आपका कोई भी तरह का गिला शिकवा, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा बताने का समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को अच्छा कंटेंट मिल पाए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।